एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये फिर 1 घंटे के बाद ही किसी बंदे के साथ खेल खेलने के लिए बैठ जाता है। तो आगे से वो बंदा कहता है कि तुम यार बातें बहुत ही ज़्यादा करते हो, अपना सारा फोकस खेल के ऊपर करो ना। और इसके साथ उसे अपने पत्ते दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास जो पत्ते हैं इससे मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी हरा पाओगे। वो चैन का इन बातों का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं होता। तो तभी ही फिर वो अपने पत्ते उसे दिखाता है, तो इसके पास फिलहाल 4 पत्ते ऐसे थे जो कि आपस में मैच कर रहे थे। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, इस वक्त तो हेमंत भी तुम्हें इस गेम से नहीं जितवा सकते क्योंकि हर चीज़ मेरे साथ है। ये कहते साथ ही ये अपना चौथा पत्ता ओपन करता है, तो उसमें भी 3 ही आइटम्स बने हुए थे। ये देखते साथ ही उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटे से मैं तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहा हूँ, तुम एक दफा भी नहीं हारे। उसी शिप पर मौजूद योर हाइनेस को कहता है कि जरा मेरे पास आइए, ये बंदा चीटिंग कर रहा है, मेरे पास फिलहाल तो प्रूफ नहीं है, लेकिन आप इसकी ना इंस्पेक्शन कीजिए। शिप पर आए हुए सभी लोग भी अब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये प्रिंस ने होस्ट किया है। अगर यहाँ पर चीटिंग हो रही है तो उस बंदे की खैर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है पिछले साल भी इसी तरह का इवेंट होस्ट किया गया था। जिस बंदे ने चीटिंग की थी ना, उस बंदे के हाथ प्रिंस ने काट दिए थे। प्रिंस अब उन लोगों का शोर सुनते साथ ही ना उसी टेबल के करीब आ जाता है। ज्यादा ये देखते साथ ही कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके बारे में जानती हूँ, योर हाइनेस ये चीटिंग नहीं कर सकता। तो प्रिंस कहता है कि ज्यादा, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुकी हैं, तो इसलिए इसे प्रूफ देना होगा कि ये चीटिंग नहीं कर रहा। वो चैन ज्यादा को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है ज्यादा, अगर प्रिंस ऐसा करना चाहता है तो वो कर सकता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तो प्रिंस के साथ 2 और लड़कियां थीं, तो ये उन्हें कहता है कि तुम आगे बढ़कर ना इसे सर्च करो। कि तभी वो 2 लड़कियां आगे बढ़ते साथ ही वो चैन की चेकिंग करना शुरू कर देती हैं। कि उसकी इस चेकिंग को देखते साथ बाकी के लोग तो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि ये लड़कियां इस तरह चेकिंग करती हैं तो हम भी अपने साथ कोई चीटिंग का मटेरियल लेकर आते, क्योंकि इन लड़कियों के आते हैं कौन भला नहीं चेक करवाना चाहेगा। वो लड़कियां अब थोड़ी देर तक उसकी चेकिंग तो करती रहती हैं, लेकिन उससे उन्हें सामान नहीं मिलता और इसके बारे में वो अपने प्रिंस को बता देती हैं। लेकिन वो चैन की नज़र रूबिन के ऊपर पड़ जाती है, तो वो आंखों के इशारे से उससे पूछ ही लेता है कि हाँ बताओ क्या चल रहा है रूबिन। रूबिन आंखों के इशारे से बताती है कि फिलहाल तो मुझे डॉक्टर होफमैन कहीं नहीं नजर नहीं आ रहे, और इन लोगों के ऊपर नजर रखने का तुमने कहा था, अभी तक तो मुझे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही। वो चैन उसके ये इशारों की बात समझकर मन ही मन में कहता है कि फिलहाल तो हमें डॉक्टर होफमैन के बारे में पता नहीं चला, तो मेरे ख्याल में अब मुझे चीज़ों को और भी ज़्यादा लाइवली बनाना होगा। वो प्रिंस को कहता है कि जैसा कि आपने मेरी चेकिंग कर ली है, तो मैं अब इस गेम को और खेल सकता हूँ या नहीं। जबकि सामने वाला बंदा जो कि शोर मचा रहा था कि वूचेन चीटिंग कर रहा है, इसके तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वूचेन पे रिलैक्स होते हुए उसी डाइस के टेबल्स के ऊपर अपने ना पाँव रखते हुए कहता है कि यार ये कितना बोरिंग है, लगता है कि तुम लोगों में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस खेल में मुझे हरा सके। तुम सभी लोग मुझसे लगता है कि डर गए हो। उन्हीं लोगों में से ना 2 बंदे उससे कहते हैं कि यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम मुसीबत में फंसना चाहते हो इसलिए हमसे पंगा लेने के लिए आए हो। और मन ही मन में कहते हैं कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो फिर दोनों ना टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम ना पहला राउंड ही 1 मिलियन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे तो राउंड हम नहीं खेलने वाले, तो पैसे का स्टेक हाई होना चाहिए, तभी तो गेम खेलने में मज़ा आता है। तो वो चैन कहता है कि मुझे इस बात से लेकर कोई भी परेशानी नहीं है, और फिर वो डीलर को कहता है कि यहाँ पर कार्ड्स को बिछा दो। अब वो चैन के पास भी ना कार्ड्स आ गए थे कि तभी इसके पीछे एक औरत और एक बंदा खड़ा था। ये जैसे ही अपने कार्ड्स को ओपन करता है तो वो बंदे इसके कार्ड्स को देखने लग जाते हैं, और फिर वो इशारा करके सामने वाले बंदे को बता देते हैं कि इसी के पास 3 ऑफ क्लब्स हैं। अब जो बंदे इसकी टेबल के ऊपर आकर बैठे थे और उन्हीं में से जो कि सगार फूक रहा था, तो कहता है कि लगता है कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, तो इसलिए मैं इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जबकि दूसरा बंदा कहता है कि लगता है कि किस्मत मेरे साथ है, मुझे ये देख के साथ ही अंदाजा हो गया कि जो मेरे पास पेयर है ना वो मेरे लिए काफी सूटेबल है, तो वो प्राइस को 3 मिलियन तक लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अब मेरे साथ खेलना चाहोगे। वो चैन डीलर को बुलाता है और उसे कहता है कि इससे लगता है कि किस्मत इसका साथ दे रही है, और वो डीलर को कहता है कि प्रिंस को भी तुम यहाँ पर लेकर आओ, और ये जो कार्ड्स हैं मैं यहीं पर लॉक करता हूँ। इतने में प्रिंस आ जाता है और कहता है कि हाँ बताओ अब क्या बात है। वो चैन प्रिंस को बताता है कि इसने कहा है कि ये इसको जीत जाएगा क्योंकि किस्मत इसका पूरा साथ दे रही है और ये 100% श्योर है,
तो मुझे लगता है कि ये बंदा ना चीटिंग कर रहा है, तो इसकी क्यों ना चेकिंग कर ली जाए। प्रिंस उससे कहता है कि इसको सर्च तो करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। वो चैन कहता है कि ये लो, ये 3 मिलियन है जो कि न्यूयॉर्क बैंक ने मुझे दिए हैं। इसके अलावा जो मेरे पास बॉक्स है, इसके अंदर $1 बिलियन का प्रॉमिसरी नोट है। अगर मैं लगता है कि गलत हूँ तो इस दुनिया से ही चला जाऊंगा और आपकी नज़रों के सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ, ये जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है सभी लोगों के सामने ना मेरे पाँव के सामने झुककर मेरे से माफ़ी मांगेगा और मेरे पाँव को छुएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने जो जूते पहने हैं ये उसे भी साफ करेगा। प्रिंस के पास ये सुनने के साथ अब कोई और रास्ता नहीं बचता, तो अपनी लेडीज़ को कहता है कि हाँ, इसकी सर्च करो। वो लेडीज़ लोग इसकी सर्चिंग करते हैं कि तभी उन्हें एक कार्ड मिल गया था। इससे तो उस बंदे के होश ही उड़ जाते हैं। अब तो वो बंदा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास 3 कार्ड्स है जिनके ऊपर 3 हार्ट्स बने हुए थे, तो उनमें से एक मेरे पास कैसे हो सकता है। प्रिंस ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, यही वो है जो कि चीटिंग कर रहा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चैनब अपनी जगह पर खड़े होते हुए उससे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये फिर उसे एक कार्ड दिखाता है जो कि ए ऑफ हार्ट था। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास एस ऑफ हार्ट है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम ही चीटिंग कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। वो चैन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, तो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लोगों के सामने मेरे जूतों को साफ करना होगा, मेरे सामने झुकना होगा। वो बंदा अब प्रिंस के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास ना उस 3 को छुपाने के लिए कोई रीज़न नहीं थी। प्रिंस मेरी बात सुनिए ना। प्रिंस कहता है कि तुम्हें अब उसके पाँव को छूना होगा और अपनी ज़बान से उसके पाँव को साफ करना होगा, जल्दी से करो। तभी ही वो बंदा अब इसके पाँव में गिरा हुआ था और अपनी ज़बान से इसके जूते को साफ कर रहा था। और सभी वहाँ पर खड़े हुए सभी बंदे इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। उन्हीं लोगों में हम फिर डॉक्टर होफमैन को भी देखते हैं, जो कि कहता है कि यार ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसने इतनी भीड़ में अपने कार्ड को चेंज कर दिया, ये भला कैसे पॉसिबल था। और वहाँ से जाते हुए वो मन ही मन में कहता है कि फिलहाल तो इस बात को लेकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि एआई मुकम्मल तौर पर इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकते। और वैसे भी ये वेरिएबल जो इसने ऐड किया है इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहा, मुझे अब अपने कोर्स को चेंज करना होगा। ली रूबिंग की नज़र अब उस बंदे पर पड़ जाती है और मन ही मन में कहती है कि मेरे ख्याल में यही वो डॉक्टर होफमैन है। वो चैन आंखों से इशारा करके कहते हैं कि हाँ, यही वो बंदा, तुम इसे फॉलो करो। तो ली रूबिंग कहती है कि हाँ, ये तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। जैसे ही डॉक्टर होफमैन अपने रूम में जाता है तो ये उसके रूम के बाहर सेंसर्स को फिट कर देती है, ताकि कोई भी मूवमेंट हो तो इनके बारे में वो चैन और ली रूबिंग को पता चल जाए। वो चैन कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, अब जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। ली रूबिंग अब उनके रूम में आती है और आते साथ ही फिर वो भड़क मारते हुए ज्ञाता को कहती है कि मैंने वो चैन की जेएफ होने के नाते एक अच्छा काम किया है, और तुम्हारा क्या, उसके साथ रहना मैं डिज़र्व करती हूँ, तुम नहीं, छोटी बहन। तो जिस पर ज्ञाता उसे कहती है कि मैं वो थी जिसने आकर उसकी हेल्प की और उसके कार्ड्स को स्विच किया, मैं ना होती तो वो कार्ड्स को स्विच ना कर पाता। और ऊपर से ये पहली दफ़ा मैं इसके साथ इतने ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसके साथ होना चाहिए, तुम्हें नहीं। वो चैन आगे बढ़ता हुआ ली रूबिंग को पकड़ते हुए बेड के ऊपर लिटाते हुए कहता है कि वेल, हमारा मिशन ख़त्म नहीं हुआ, तो क्यों ना फिर हम तीनों ही रोमांस करें। इस बात का जवाब तो ली रूबिंग नहीं दे पाती। तभी पीछे से एक ज्ञात आती है और उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम पहली दफ़ा ओशन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या ये सही रहेगा। तो वो फिर ज्ञाता को भी पकड़कर बेड के ऊपर लिटाते हुए कहता है कि अगर मैं कहूँ ये सब कुछ सही रहेगा, तो फिर तुम इससे कैसे मना कर सकती हो। और फिर इसी के साथ ही वो तीनों रोमांस करने लग जाते हैं। कि तभी फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि शिप किसी चीज़ में तो हुई है, क्योंकि उन्हें गड़बड़ लगती है। वो चैन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें यही दिखाया जाता है कि असल में कुछ ना मिलिट्री वाले लोग उस शिप के ऊपर आ गए थे, और जो उनका बॉस था सभी लोगों को कहता है कि इन सभी लोगों को ना तुम डेक में लेकर आ जाओ। फिर एक बंदा ना ली रूबिंग और ज्ञाता वू चैन के रूम में आ जाता है, और तभी वू चैन वहाँ से गायब हो गया था, और ये फिर इन दोनों को कहता है कि तुम मूव मत करना। इतने में वो चैन पीछे से आते हुए उस बंदे को वहीं पर बेहोश कर देता है, और उसके जो भी कपड़े वगैरह थे ना ये वो कपड़े पहन लेता है। और ली रूबिंग ज्ञाता को कहता है कि जैसा कि क्रूज शिप पर हैं और इसे हाईजैक कर लिया जाए, ऐसा हर दफ़ा तो नहीं होता, तो हमें भी फिर देखना होगा कि वो लोग आखिर क्या चाहते हैं, तो जो कुछ चल रहा है वैसा चलने देते हैं। ये फिर उस बंदे की गन भी उठा लेता है और ली रूबिंग और ज्ञाता के पीछे पीछे अब डेक की तरफ बढ़ने लग जाता है।
जैसे ये लोग उस रूम में पहुंचे थे जहां पर उन हाईजैक्ट वाले बंदों के बॉस ने कहा था, तो वहां पर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे पास जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है ना, जो भी पैसे वगैरह हैं, हम तुम्हें अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें तुम वो शिफ्ट करवा दो। सभी लोग ना इसके ऊपर अपना नाम वगैरह भी लिखवा देते हैं। तो फिर उनका बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोगों की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, लेकिन वो चैन कहाँ है, वो लिस्ट पर नहीं है। तो उन्हीं लोगों में से बंदा जो कि पहले वो चैन से हार चुका था और अपनी ज़ुबान से उसके जूते साफ कर चुका था, तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न होने की वजह से उन्हें बताता है कि वो इसी शिप के ऊपर मौजूद है और उसने काफ़ी सारे पैसे भी कमा लिए हैं। इस पर वो हाईजैकिंग का बॉस इसकी टांग के ऊपर फायर निकालते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे हो। तो तभी उसे इस फायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वहीं पर बैठ जाता है। प्रिंस भी अब इस मैटर के बीच में आते हुए उसे कहता है कि वेल, तुम किसी को हर्ट मत करो, मैं तुमसे इस टॉपिक पर बात कर सकता हूँ। तो वो बॉस अब इसके फेस पर अपनी गन से अटैक करते हुए कहता है कि प्रिंस लॉरेंट, मैंने तुमसे जब बोलने का नहीं कहा तो तुम क्यों बोल रहे हो, तुम अपनी बकवास बंद करो ना। इतने में एक और मिलिट्री का बंदा अपने बॉस के पास आते हुए कहता है कि मैंने एक रूम को देखा कि वो ओपन तो है, लेकिन उसमें कोई नहीं था, लगता है कि वहां पर कुछ स्पेशल बंदा रखा हुआ है, क्योंकि उस रूम के बाहर ना मुझे एक सेंसर भी मिला जिसे इंस्टॉल किया गया है, तो उसकी मूवमेंट के लिए शायद उस सेंसर को लगाया गया था। वो चैन इतना सुनने के साथ ही मन ही मन में कहता है कि वो सेंसर असल में रू बैंक ने वहां पर लगाया था। डॉक्टर होपमैन को पता चल गया कि यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है, इसलिए वो वहां से जल्दी से भाग गया। जबकि उन हाईजैकर्स का बॉस कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी से पूरे शिप की चेकिंग करो और उस बंदे का पता लगाओ वो कहाँ है। इस पर उसके मिलिट्री के लोग अब पूरे शिप की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी फिर बॉस की नज़र प्रिंस की लड़कियों के ऊपर पड़ती है, तो एक लड़की के पास जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी लड़कियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं, वो चैन को तुम मेरे हवाले कर दो वरना फिर इनकी खैर नहीं। प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। तभी वो बंदा फिर उस लड़की के ऊपर फायर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूं, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करने वाला। वो लड़की पीछे जाकर गिरती है, तो उन्हीं बंदों में से अब शोर बजना शुरू हो जाता है कि इसने किसी को मार दिया है। ज्यादा ये देखते साथ ही वो चैन को आंखों से इशारे करती है कि अब हम क्या करें। ली रूबिंग भी इशारों से उससे कहते हैं कि अगर इन्होंने डॉक्टर होफमैन को ढूंढ लिया तो ये तो उसे देखते साथ ही मार डालेंगे, अब हम क्या करें। वो चैन उन्हें आंखों से इशारा करके बता देता है कि मैंने पता लगा लिया कि यहाँ पर चल क्या रहा है, बस अब तुम देखते जाओ कि आगे क्या होता है। इतने में फिर दो बंदे ना डॉक्टर होफमैन को लेकर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये असल में ना लोवेस्ट कार्गो में घूम रहा था, तो हमने उसे वहां से पकड़ा है। जाके डॉक्टर होपमैन खुद से कह रहा था कि इसे ऐसे ही होना था, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। प्रिंस लॉरेंट उसे देखते साथ ही चिल्लाते हुए कहता है कि इस बंदे को हम नहीं जानते, ये बंदा कौन है। तो बॉस इसकी तरफ बढ़ते हुए से कहता है कि क्या तुम ही वो चैन हो। तो आगे से डॉक्टर होफमैन कहता है कि वेल, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस एक और स्टेप, एक और स्टेप। मिलिट्री वाला बंदा इसे नाइफ दिखाते हुए कहता है कि वेल, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं ना, तुम्हें वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, और ये तुम क्या बकवासी बातें किए जा रहे हो। डॉक्टर होपमैन हंसते हुए कहता है कि तुम लोग इडियट्स हो, तुम लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो बॉस फिर इसे पकड़कर जमीन पर पटक कर दे मारते हुए कहता है कि तुम तो यार पूरे लौनेटे को अपनी ही दुनिया में घूम रहे हो। और उसे इतना भी कहता है कि जो तुम्हारी बाटी है मेरे सामने है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मेरे साथ हैं, तुम्हारा रेटिनल स्कैन भी मेरे पास है। अगर तुमने पैसे ट्रांसफर ना किए तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम बताओ कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या फिर पैसे प्यारे हैं। और वो बाकी लोगों को भी यही धमकी देता है। इस पर जितने भी उस डेक के ऊपर लोग थे सभी अपने पैसे ना इनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं ताकि इनसे उनकी जान बच सके। वो चैनली रूबिंग लाइन के आखिर में थे कि तभी ये फिर उसे पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं ज़्यादा देर तक ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जो चाइनीज़ लोग हो ना, तुम्हारी स्मेल बहुत ही अच्छी है। ली रूबिंग को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो चैन क्या करना चाहता है, तो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी फिर इसका बॉस भी बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पर ये क्या सीन चल रहा है, और इसे गन दिखाते हुए कहता है कि तुम इस वक्त ये सब के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम्हें जल्दी से अपने काम पर लगना होगा। वो चैन अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि हे ब्रैट, तुम मुझे ही तो ढूंढ रहे थे, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वो चैन हूँ। तो वो फिर बॉसेस की तरफ अपनी गन करते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो तुम वो चैन हो। तभी वो साइड पर डॉक्टर होफमैन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम वो चैन हो तो मैंने जिस बंदे को यहाँ पर मारा था वो बंदा कौन है। कि तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर होफमैन वहाँ से गायब हो चुका था। तो वो चैन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने किसी और ही बंदे को मार दिया, ये कितनी स्ट्रेंज सी बात है। और वे देखो वो बंदा भी यहाँ से डिसअपेयर हो गया। आगे से वो बॉस फिर अपने लोगों को कहता है कि मुझे ये बात तो बताओ कि उसकी बॉडी कहाँ चली गई, क्या तुम में से किसी ने उसकी बॉडी को नहीं देखा।
वो चैन प्रिंस लॉरेंट के पास आते हुए उसे कहता है कि अब जितना मजाक होना था हो गया। आपने जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। मुझे पता है कि आप यहाँ पर डबल एक्ट कर रहे हैं, तो अपने चेहरे से नकाब हटा दीजिए। ग्यादा ली रूपिंग इतना सुनने के साथ ही दोनों तो शॉक्ड रह जाती हैं और कहते हैं कि क्या इस सबके पीछे प्रिंस लॉरेंट का हाथ था। प्रिंस लॉरेंट गुस्से से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर डबल एक्ट कर रहा हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और उन्हीं हाईजैकर्स का बॉस कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरना है। जिस पर वो चैन तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे मिलिट्री वाले बंदे के पेट में अपना पंच जोर से दे मारता है। वो चैन उसका काम निपटाने के बाद फिर प्रिंस लॉरेंट को कहता है कि आपको तो पता है कि यहाँ पर मर्सनरीज का आना बनता ही नहीं है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि अभी जो हमारी शिप पैनों से कुछ ही घंटे हुए हैं अमेरिका से निकले हुए, तो उसका मतलब है कि अभी हम कैरेबियन में हैं और यहाँ पर कोई पैरेट्स वगैरह होते हैं और वो भी अभी रेड सी या फिर हिमालय के करीब होंगे ना। ये कोई 17th सेंचुरी नहीं है कि यहाँ पर पैरेट्स हमारे ऊपर इस तरह आकर अटैक कर देंगे। चलो मान लिया ये कोई पैरेट्स नहीं है या फिर मर्सनरीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो ये रॉबर्स हैं। और अगर ये रॉबर्स हैं तो इन्हें लोगों की नेटवर्क के बारे में पता होगा। ये सबसे पहले आपको कहते कि आप अपने पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं, लेकिन ऐसी तो इन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, ये तो बाकी लोगों को कह रहे हैं। और इन्हीं पे हाईजैकर्स का बॉस लिस्ट चेक करता है और कहता है कि इसमें वो चैन क्यों नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इसे और बंदों से कोई मतलब नहीं था, इसे सिर्फ वो चैन से मतलब था, जो कि काफ़ी अजीब है। और इतना ही नहीं, आपने मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं डाला, हालांकि तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो मुझे बचाने के पीछे क्या रीज़न हो सकती है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और ऊपर से सिर्फ मेरे लिए, जो कि मैं आपको जानता ही नहीं सही से, तो अपनी दोनों लड़कियों को की ज़िंदगी दांव पर कैसे लगा सकते हैं। तो इन सभी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि इस चीज़ों के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। इस सब के पीछे सिर्फ डॉक्टर होपमैन के लिए एक टेस्ट है, और इस सब कुछ करने के पीछे असल में डॉक्टर ने ना एक अपना सिस्टम बनाया है जो कि एआई लाइक सिस्टम है, जो कि कुछ घंटे कुछ दिन पहले ही प्रिडिक्ट करवा लेता है कि आगे क्या होने वाला है। और तभी फिर वो साइड पर बंदों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि और वैसे भी तुम लोग जैसे गन फायर करते थे, तो उसके साउंड से मुझे पता चल गया कि तुम्हारे जो गोलियां हैं ना गन के अंदर, वो नकली हैं। वो बंदे भी इतना सुनने के साथ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी क्या क्या कहा। वो चैन उन बंदों को कहता है कि लगता है कि तुम्हारे चेहरे से ये सब कुछ जो पसीना आ रहा है ना, एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता था। वो अब उन सभी लोगों को कहता है कि जहाँ तक मुझे तुम्हारी आइडेंटिटीज के बारे में पता है कि तुम प्रिंस के सिक्योरिटी के बंदे हो, तुम्हारी इन गन्स में गोलियों को चेंज कर दिया गया, इसके बारे में भी तुम्हें नहीं पता। और जैसा कि सबके पीछे प्रिंस का हाथ है और उसने हाई प्रोफाइल बंदों को बुलाया है, अगर यहाँ पर तुम्हारी गन में असली गोलियां होती, किसी को चोट पहुंच जाती, तो इससे प्रिंस की क्या इमेज रह जाती। उन्हीं लोगों में से कुछ बंदे प्रिंस की साइड लेते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि उन बंदों के ऊपर गोलियां चलाई और उन्हें मार दिया गया, और प्रिंस बोला ऐसा क्यों करेंगे। वो चैन अब साइड पर दोनों लेडीज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए, चलो ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। ये जो दोनों लेडीज साइड पर पड़ी हैं ना, उनमें से एक को कहता है कि हैं जो तुम्हें गन लगी है ना, क्या ये तुम्हारा ड्रामा और देर तक टिकेगा या फिर तुम ही अपनी जगह पर खड़ी होगी। तो इस पर वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तो ये देखते साथ ही वो पहले वाला बंदा जिसके पाँव में शूट किया गया था, तो वो भी काफ़ी शॉक्ड था और कहता था मुझे तो लगा था कि मैं इसमें मारा जाऊंगा, क्या ये सब कुछ फेक था। कि उन्हीं में से फिर एक और बंदा कहता है कि भला योर हाइनेस हमारी पैसों के पीछे क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। वो चैन अपने साथ ही खड़े हुए एक बंदे के हाथ से फ़ोन लेते हुए उन लोगों को बताता है कि जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये डॉक्टर हॉफमैन का एल्गोरिथम है जिसका टेस्ट है। असल में प्रिंस को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो डॉक्टर हॉफमैन के टेस्ट को चेक कर रहे हैं। और उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए चेक करते हुए कहता है देखा मैं सच्चाई से इतना भी दूर नहीं था। और इस एल्गोरिथम को चेक करने के लिए ही यहाँ पर कुछ डाकू वगैरह आते हैं और हम सभी को बंदी बना लेते हैं, और ये बात उनके स्टेप 1 में शामिल थी। स्टेप 2 ये था कि चाहे कोई भी रिजल्ट क्यों ना हो, तो प्रिंस डॉक्टर हॉफमैन को कैद कर लेता और उसे अपने साथ लेकर जाता। और इतने में जितने बंदे यहाँ पर थे, ये सभी लोग ना तुम्हारे जो पैसे हैं ना उन्हें हड़प लेते और इससे वो काफ़ी खुश हो जाते। वो चैन के पास अब जैसा कि फ़ोन आ चुका था, उसमें सभी सबूत मौजूद थे। तो ये फिर प्रिंस के पास जाते हुए कहता है कि योर हाइनेस इसमें सारे सबूत मौजूद हैं, क्या अब इस बात को लेकर आप मानेंगे या फिर मैं यहाँ पर कोस्टल गार्ड को बुला लूँ। प्रिंस लॉरेंट भी काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम कोस्टल गार्ड को बुलाओगे। ग्यादा आगे से बताती है कि हमने ऑलरेडी कोस्ट गार्ड को यहाँ पर बुला लिया है, वो जल्दी पहुँच आएंगे।
प्रिंस लॉरेंट कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरे ख्याल में अब मेरा भांडा फूट चुका है। वो चैन प्रिंस लॉरेंट को कहता है कि डॉक्टर होपमैन कहाँ है? उसे तो बाहर लेकर आओ। तो प्रिंस कहता है कि हाँ, डॉक्टर होपमैन को रिलीज़ कर दो। तो फिर एक सिपाही उसे बताता है कि अभी भी वो तो डॉक्टर चार्ली के पास था। हाँ, चार्ली बताओ डॉक्टर होपमैन कहाँ पर है? क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं था। तो वो साइड पर इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो, वो रहा डॉक्टर हॉफमैन। प्रिंस लॉरेंट भी चिल्लाते हुए कहता है कि वो बंदा भला डॉक्टर हॉफमैन को अपने साथ कैसे ले जा सकता है। ये लोग जल्दी से उस शिप के किनारे पर आते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा ना अपने ही उसी कोस्टल में ना उसे लेकर चला गया था। वो चैन डॉक्टर हॉफमैन को वहां से जाता देखते मन ही मन में कहता है कि लगता है कि इसके पीछे प्रिंस का प्लान था तो सही, लेकिन वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लगता है कि प्रिंस का भी किसी ने इस्तेमाल किया है। वहां पर कुछ गूगल्स वगैरह पड़े थे। ये देखता है कि पता तो लगाओ कि आखिर इस पीछे किस बंदे का हाथ है। तभी पता लगाता है कि वो जिस कश्ती में जा रहा है उसी कश्ती में डॉक्टर होपमैन बंदा पड़ा था और उस बंदे के ऊपर ना 71 लिखा था। इसका मतलब है कि वो एक प्रोपागेटर था। वो चैन अब प्रोगेटर को देखते साथ ही मन में कहता है कि मुझे तो लगा था कि इसके पीछे ना किसी हैरीमैन फैमिली का ही हाथ है। वो असल में डॉक्टर को चाहते हैं ताकि इसके एआई एल्गोरिथम को चेक कर सकें, और अगर ये उनके हाथों लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी डेंजरस होगा। और इसने पता तो लगा लिया था कि उसे ले जाने वाला प्रोपेगेटर असल में 71 है। तो मन ही मन में कहता है कि अब तुम ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। जैसा कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है तो मैं तुम्हें इसके लिए ज़रूर हंट करूंगा। और 1 घंटे के बाद ये लोग फिर उस शिप से बाहर आ जाते हैं। वो चैन ग्यादा को देखता है जिसका चेहरा उतरा हुआ था, और ये पूछता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। ज्यादा बताती है कि वो चेन पहले तुमने इसे पकड़ा था लेकिन मुझे नहीं। तुमने आखिर इसके साथ ऐसा क्यों किया जब वो लोग हमें बंदी बनाकर खड़े हुए थे। ली रूबिंगो ये सुनने के साथ ही हैरान हो जाती है और वो चेन कहता है अच्छा तो ये बात है। तभी आगे बढ़ते हुए फिर उसे भी उसी तरह पकड़ते हुए जैसे उसने ली रूबिंग को पकड़ा था, और उसे कहती है कि क्या तुम यही चाहती थी मैं तुम्हें इस तरह पकड़ूं। और ये फिर उसे उस तरह पकड़ते साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पर रॉबर हूँ और मैं तुम्हारी बॉडी को सर्च करूंगा, तो क्या मैं सर्च कर सकता हूँ। कि तभी इसी बीच में ली रूबिंग भी आ जाती है और उसे कहती है कि असल में मैं कोस्ट गार्ड हूँ और मैं तुम्हारे वेपन्स को चेक करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। और फिर क्या, फिर वो तीनों ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ घंटों तक तो उनका ये चलता ही रहता है और फिर बाद में उन्हें नींद भी आ जाती है। कि थोड़े घंटों के बाद ही फिर वो अपना फ़ोन चेक करते हुए क्या बताती है कि जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ है 71 ने अपनी सी बोर्ड को स्विच करके हेलीकॉप्टर का यूज़ किया है। अब वो फ्लोरिडा में है और वो फिर परेशान होते हुए कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से उस डॉक्टर को रेस्क्यू करना ही होगा। एवोचन उससे कहता है कि हाँ मैं उसे ज़रूर रेस्क्यू करूँगा, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ स्ट्रेंथ वगैरह भी दे सकता हूँ, और हमें तो पता ही है कि वो उसे किस तरह से स्ट्रेंथ देता है। और तकरीबन आधे दिन के बाद ही ना ये और गियादा अब फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। ली रूबिंग को अपने कुछ काम वगैरह निपटाने थे इसलिए वो आके इनके साथ कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। और इन्हें उस एयरपोर्ट पर लेने के लिए मैथ्यू आ जाता है। मैथ्यू के बारे में ये बताया जाता है कि ये असल में ग्यादा का इन्फॉर्मल है और इसके साथ ही ये उसका ओल्ड एडमिरल भी है। ये फिर उसे देखते साथ ही कहता है कि डार्लिंग फाइनली मैं तुमसे मिल पाया, जल्दी से मेरी गाड़ी में आ जाओ। ग्यादा तो फिर आगे वाली सीट के उसके बाद बैठ जाती है और वो चैन पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी वो फिर एक ड्रिंक निकालता है और ड्रिंक करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ बैठी हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है डार्लिंग। वो चैन उसे ड्रिंक करता हुआ देखते साथ ही यादव को कहता है कि क्या ये सीरियस है, ये भला ड्रिंक करके कैसे ड्राइव कर सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो वाकई से कहती है कि तुम फ्लोरिडा में हो वो चैन, तुम्हें इस सब के बारे में जल्दी पता लग जाएगा। अब वो लोग अपने रास्ते निकल लेते हैं तो रास्ते में फिर यादव से कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास एग्जैक्ट लोकेशन तो है ना। तो मैथ्यू कहता है कि हाँ वो मेरी पॉकेट में ही है। तभी वो फिर अपनी पॉकेट को चेक करता तो उसे मालूम होता है कि उसके पास जो लोकेशन का रिटर्न नोट था वो तो गायब ही हो चुका है। इसी के साथ ही वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी में था तो मैं इसे पॉकेट में डालना भूल ही गया। तभी ये फिर अपनी गाड़ी बैक करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से वापस आता हूँ और उसे ले आता हूँ। और वो गाड़ी इतनी तेजी में चला रहा था कि तभी कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और इससे लाइसेंस की डिमांड करते हैं। तो ये फिर उन्हें बताता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रही, ये जो लड़की है ना ये मेरी लवर है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था तो गाड़ी को इस तरह चला रहा था। वो पुलिस वाले लोग इससे दोबारा लाइसेंस की डिमांड करते हैं। तो ये अब रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ओह गॉड, तुम्हें पता है कि हमारे ना प्यार का एक जोड़ा है, तो हमें इस तरह जुदा ना होने दीजिए, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए। उसे इस तरह रोते देखते साथ ही यादव वो चैन को बताते हैं कि मेरे ख्याल में इसका जो लाइसेंस है ना उससे पहले से ही रिवोक कर दिया गया है। कि वो चैन फिर अपना एफबीआई वाला बैज निकालते हुए उन पुलिस वालों को दिखाते हुए कहता है कि असल में ना हम एक क्लासिफाइड मिशन पर हैं तो इसलिए गाड़ी इस तरह चला रहे थे। तो पुलिस वाले उसके एफबीआई का बैज देखते साथ ही वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हमें माफ़ करना, हाँ, हमने जो भी आपको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया है।
तो पुलिस वालों के जाने के बाद वो चैन गियादा को कहता है कि क्या हम इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। गियादा कहती है कि हाँ, इसके ऊपर ट्रस्ट कर किया जा सकता है। जबकि मैथ्यू रोने वाली शक्ल बनाते हुए उसे कहता है कि क्या था, मुझे इस बात को लेकर यकीन नहीं था कि ये जो बंदा एफबीआई में काम करता है ये तुम्हारा दिल चुरा लेगा। गियादा को ये सुनते साथ इतना गुस्सा आता है कि तभी वो उसे किक मारते हुए गाड़ी में बिठाते हुए कहते हैं कि अब हमें अपने काम पर चलना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद वो उसे अपने घर लेकर पहुंच जाता है और गाड़ी से उतरते हैं साथ ही गियादा को कहते हैं कि तुम देख रहे हो यहाँ पर कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, ये सारे मैंने तुम्हारे लिए उगाए हैं। अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं जल्दी से वो नोट लेकर बाहर आता हूँ। वूचैन उसके घर को देखते साथ ही गियादा को कहता है कि ये जो तुम्हारा इन्फॉर्मेंट फ्रेंड है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली क्वाइट है, और ऊपर से इसके घर देखते साथ ही मुझे लगता है कि ये काफ़ी अमीर भी है। तो वो आगे से बताते हैं कि असल में ना कोई 100 साल पहले इसकी फैमिली यहाँ पर इमिग्रेट करके आई थी। इन्होंने पहले कोई स्कैम्स वगैरह किए जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी सारे पैसे आ गए। इन्होंने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया। अब इस मुल्क में इनके ना हर जगह पर कनेक्शन फैले हुए हैं, और फ्लोरिडा में तो इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर इसका जो भी इंटेल नेटवर्क है ना वो टॉप नॉच का है। इतने में वो फिर नोट ले आते हुए रोते हुए कहता है कि मुझे इस सब के लिए माफ़ करना, मैंने सब कुछ उसके ऊपर लिखा था लेकिन अब मुझसे ही पढ़ा नहीं जा रहा, लगता है कि उस वक्त मैं ड्रंक था, गया था, मुझे इसके लिए माफ़ करना। वूचन उसे कहता है कि पहले तुम्हें जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी ना, तुम उसी बंदे को कॉल करके दोबारा से एड्रेस क्यों नहीं पूछ लेते। तो जिस पर वो कहता है कि हाँ यार, तुम तो जीनियस हो, ये बात मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई। ये फिर अपने खबरी को कॉल करता है, लेकिन तब तक तो खबरी इस दुनिया से ही टपक चुका था, और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोपगेटर 71 ही था, और उससे कह रहा था कि रूल्स तो रूल्स ही हैं। जैसा कि वो खबरी अब दुनिया से टपक चुका था, तो इसलिए वो मैथ्यू को जवाब नहीं दे पाता। तो मैथ्यू परेशान होता है, वो कहता है कि यहाँ पर ये साला चल क्या रहा है, इस बंदे ने आज तक मेरी कॉल का जवाब ना दिया हो, ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा। वूचेन कहता है कि तुम क्या पता लगा सकते हो वो कहाँ पर है, मेरे ख्याल में उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। मैथ्यू कहता है कि वो इसका ना इन्फॉर्मेंट नाम है हेनरी, वो मेरा खबरी रहा है, और वो अलग अलग जगहों का यूज़ करता रहा, इसलिए मेरे पास उसका कोई भी फिक्स एड्रेस नहीं है। और इतना कहते साथ ही फिर वो ग्यादा की टांगों के साथ चिपकते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ डार्लिंग, मुझे माफ़ करना, तुम मुझे आगे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए। तो जिस पर ग्यादा फिर उसके पेट के ऊपर जोर जोर से लाते थे मारते हुए कहते कि अब तुम अपनी हद गिरात कर रहे हो। किसी पिटाई के दौरान ही फिर मैथ्यू को याद आ जाता है कि वो कहाँ पर मिल सकता है। ये वूचेन और ग्यादा को जल्दी से अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है कि उसका एक पेट है जो कि एक एलिगेटर है, हम उसकी मदद ले सकते हैं। ग्यादा को तो इतना गुस्सा आता तो उसे कहता है कि तुम्हें अब ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए, बोला इसमें एलिगेटर हमारी कैसे मदद कर सकता है। जबकि वूचेन उसे कहता है कि हाँ, मुझे एलिगेटर के बारे में और बताओ। मैथ्यू उसे एलिगेटर के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका नाम है आइकेन, और वो ना शीमेल है, और वो कोई ऑर्डिनरी एलिगेटर नहीं है। उसके सर के ऊपर एक नाइफ लगा था, जिसके बाद वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई थी। इवन वो अपने ओनर हेनरी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और डॉग से भी ज़्यादा तेज़ है, तो उसके बारे पता लगाने में वो हमारी मदद कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि वो डॉक्टर के बारे में भी पता लगाने में हमारी मदद कर सकती है। बूचैन ये सब कुछ सुनने के साथ ही उसे कहता है कि ठीक है, फिर वो एलिगेटर कहाँ पर है, मुझे वहाँ ले जाओ। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही फिर वो ग्यादा को कहता है कि वेल, मुझे माफ़ करना, मुझे अब ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो तुम क्यों ना कॉफ़ी पीने के लिए मेरे साथ चलोगी। वो दोनों फिर उसे फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि वूचैन कहता है कि वेल, मेरे ख्याल में ये बंदा इतना भी रिलायबल नहीं जितना ग्यादा कह रही थी। अब थोड़ी देर के बाद ही ना फिर वो आइकन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। आइकन अब इसी के घर पे वेट कर रही थी, तो देखते साथ ही ये हैरान होते हुए कहता है कि आइकन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हेनरी कहाँ पर है। और फिर उसे ये भी कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो फैट इडियट हेनरी कहाँ चला गया। जबकि वो चैन उसकी हरकतें देखते साथ ही कहता है कि इसने तो कहा था कि आइकन तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। ये फिर जैसे ही उस एलिगेटर को और से देखता तभी उसे एक चिप नज़र आई थी, तो आगे बढ़कर उसे चिप निकाल लेता है, और फिर जल्दी से अपने फ़ोन में लगाते हुए देखता है कि असल में इसमें है क्या। तभी वीडियो की स्टार्टिंग तो बहुत ही अच्छी हुई थी, क्योंकि वो एक औरत के साथ रोमांस करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, मैं तुम्हारे हस्बैंड से अच्छा हूँ ना। कि उन दोनों को इस तरह रोमांस करते हुए देखते साथ ही ये तीनों हैरान रह गए थे कि वो जो भी काम कर रहे थे उसके बारे में ज्यादा वूचैन को कहती है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ करने में मज़ा आता है। जबकि वूचैन काफ़ी सीरियस था और उससे कहता है कि ज़रा तुम क्लोजली देखो, कोई तो बंदा वहाँ पर आया है। तभी उसी वीडियो में हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा आता है, अपनी गन निकालता है और उससे कहता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं। इसी के साथ ही फिर उसे शूट कर देता है। जैसे ही उसके बाजू को देखा था तो उसे देखते साथ ही ज्यादा कहते कि ये तो प्रोपगेटर नंबर 71 है ना। जबकि मैथ्यू हैरान था और कह रहा था कि यार, इस बंदे ने हेनरी को मार दिया।
वो चैन बताता है कि असल में हेनरी ने ना आइकन को कैबिनेट में छुपा कर रखा हुआ था और उसके अंदर ना कैमरा लगाया था ताकि वो जो कुछ लड़की के साथ कर रहा है उससे ना वो उसकी वीडियो बना ले। और देखो इसने तो इस मर्डर की वीडियो बना डाली। फिर इसी के साथ ही उन लोगों को बताने के बाद ये फिर कहता है कि मुझे जूम करना होगा, देख तो पाऊँ यहाँ पर कोई क्लू वगैरह तो नहीं है। तो तभी वो बंदा अपनी वॉच की तरफ इशारा करता है और उसके हाथ के ऊपर 71 लिखा था। ज्यादा ही देखते साथ ही कहते हैं कि ये कोई क्लू तो नहीं है। तो वो जैन कोई सोचता है, उससे कहता है कि इसके पास न असल में बनाना वॉच है। बनाना वॉच के बारे में ये बात मशहूर है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, तो हमें बस उसी बनाना वॉच का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाना होगा कि वो किस लोकेशन पर है। मैथ्यू आइकन को हवा में उड़ाते हुए कहता है कि आपको लोकेशन पता लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइकन को इसके बारे में पता है। आइकन तुम हेनरी के बारे में जानती हो ना, हमें वहाँ तक ले जाओ। कि आइकन थोड़ी देर के बाद ही उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर पहुंचते साथ ही मैथ्यू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हेनरी मेरे इतना ज़्यादा क्लोज रहता है। वो चैन अब उसी आइकन के साथ हेनरी के घर पर पहुंच जाते हैं और तभी ही फिर वो चैन अपनी बहन को कॉल करता है जिसे उसने मुंह बोली बहन बनाया था और उसे कहता है कि मुझे तुम बनाना कॉरपोरेशन के बारे में तो बताओ, उनके सर्कल को हाई करना है। उनकी ना एक वॉच है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ और पता लगाओ कि उस वॉच के यहाँ पर क्लिक किया गया था वो अभी कहाँ पर है। आगे से वो कहते हैं कि क्या सच में तुम मुझसे ये जो बनाना कॉर्पोरेशन है उसे हैक करवाना चाहते हो? ये तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर में मैं तुम्हें सबके बारे में पता लगा कर बताती हूँ। ये लोग फिर जैसे हेनरी के रूम में पहुंचे थे तो तभी ज्यादा कहती है कि सच में ये एक प्रोफेशनल बंदा, इसने कोई भी क्लू यहाँ पर नहीं छोड़ा। वूचेन कहता है कि वेल मुझे अपनी उम्मीद तो है कि बहन इसमें काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई क्लू नहीं है। तो ज्यादा इस पर गुस्सा करते हुए उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी मुंह बोली बहन है ना, फिर तुम इसे क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? तो वूचेन हैरान ही रह जाता है। जबकि साइड पर मैथ्यू आइकन को गले लगाते हुए कहता है कि पुअर हेनरी, मेरे ख्याल में वो जब मरा था उसके चेहरे पे खुशी तो होगी। ये लोग अब सारा साज कार के बाहर आते हैं तो पता चलता है कि 20 मिनट के बाद इसे उसकी मुंह वाली बहन की कॉल आ गई थी और वो फिर उसे ये बता दिया कि जब आखिरी बार उस वॉच के ऊपर क्लिक किया गया था तो मुझे पता चला कि ये अलेक्जेंडर स्प्रिंग्स के करीब है। वो जैन मैथ्यू को कहता है कि हमें लोकेशन पता चल गई है तो हम तीनों को वहाँ चलना चाहिए। तो मैथ्यू से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे हेनरी को ना एक प्रॉपर बुरियल देना होगा। गया था मैथ्यू के पास जाते उससे कहती है कि मैं ये बात समझ सकती हूँ, तो ठीक है तुमने जो भी मदद किया है ना उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैथ्यू आगे से रोमांस भरा चेहरा बनाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे दिल को इस वक्त प्यार चाहिए। जैसे वो अपनी आंख खोलता है तो वो लोग तो उसी गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुके थे, उसी के साथ ही हैरान रह जाता है। और थोड़ी देर के बाद ही हम ज्ञात और वो चैन को देखते हैं कि वो लोग उसी जगह पर पहुँच गए थे जिसके बारे में उसकी मोमबोली बहन ने बताया था। कि ज्यादा इधर के साथ ही कहते हैं कि फ्लोरिडा के ये मोस्ट पॉपुलर डाइविंग स्पॉट है, यहाँ पर पानी इतना भी डीप नहीं है, लेकिन हम अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे? वो चैन आइकन को उठाते हुए कहता है कि ये इसमें हमारी मदद करेगी ना? तो आगे से ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम इसे भी अपने साथ लेकर आए हो? मैंने तो उसके बारे में नोटिस ही नहीं किया था कि ये हमारे साथ आई हुई है। वो चैन कहता है कि अगर इसे अपने ऑनर का बदला लेना तो इसमें हमारी मदद करनी ही होगी और वो से कहता है कि तुम हमारी मदद करोगी ना? वो चंद फिर यादव को बताता है कि असल में ना 71 डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आया है और उसे कोई ट्रैक न करे इसलिए उसने अंडर वाटर होटल का इस्तेमाल किया है। अंडर वाटर होटल के बारे में इन एलिगेटर्स को बहुत पता होता है, ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस है। यादव कहती है वो अच्छा, तो हाँ मुझे अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है। वो चंद फिर आइकन को पानी में भेजते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि इस बंदे ने तुम्हारे मालिक को मारा है, तो तुम उसके बारे में पता लगाओ और फिर हमें बता देना। उसके वहाँ जाते साथ ही ये दोनों भी फिर स्विमिंग सूट्स पहन लेते हैं, जबकि यादव से कहती है कि ये जो इसकी चेस्ट स्ट्रैप है ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। वो जन आगे बढ़ते हुए उसकी जिप को बंद करते हुए कहता है तो वो आगे से रोमांटिक भरे अंदाज में कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा टिकलिश है, तुम ऐसा मत करो। रूजन उसे कहता है कि बस एक सेकंड ये भी बंद हो जाएगा और फिर उसे बंद कर देता है। और इतनी ही देर में आइकन भी वहाँ पर आ गया था, तो वूचन कहता है कि लगता है कि इससे वो जगह मिल गई है। तो ज्यादा उसे देखते साथ ही कहती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि इस जगह पता चल गई है? तो वूचन कहता है कि देखो ये पानी से बाहर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसे पक्का पता चल गया कि वो बंदा कहाँ पर है। ये फिर दोनों ही पानी में कूद जाते हैं और इन ऑक्सीजन मास्क वगैरह भी लगा लिए थे और फिर आइकन का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही ये फिर उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां पर 71 मौजूद था। वो चैनल पानी से बाहर आते हुए आइकन को कहता है कि तुम यहीं पर रुकना और कोशिश करना कि वो यहाँ से ना भाग पाए। ज्यादा फिर जैसे ही ऊपर चढ़ने लगती है कि तभी उससे कहता है कि हमें दूसरी साइड से जाना चाहिए क्योंकि मैं 71 के बारे में जानता हूँ, उसने यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप जरूर बनाया होगा। ये फिर दूसरी साइड से जाते हुए यादव को अपने हाथ साथ लेते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ये दोनों ही फिर छुपते छुपाते एक दरवाजे के करीब पहुंच जाते हैं, दोनों फिर अपनी गन्स निकाल लेते हैं।
ज्यादा फिर उसे कहती है कि क्या हम इस डोर को ओपन नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है कि इसको खोलने का भी कोई मैकेनिज्म है। वूचन कहता है कि वेल मैं इस डोर के बारे में तो नहीं जानता इसके पीछे क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है, लेकिन ये बात तो मैं जानता हूँ कि 71 क्या क्या कर सकता है। कि तभी ही उस डोर में से ना इनके ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और उसने मशीन गन का इस्तेमाल किया था। तो वूचन ज्यादा को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमें वेट करना होगा जब तक इसकी ना मशीन गन की गोलियां खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही मशीन गन की गोलियां खत्म हो गई थी तो ये दोनों अंदर जाते हैं। ग्यादा साथ पे पड़ी हुई मशीन गन को देखते हुए कहते हैं कि वो चैन जरा इसे तो देखो। कि इतने में 71 आगे बढ़ते हुए ग्यादा को गले से पकड़ लेता है और अपनी गन उसके साइड पर करते हुए कहता है कि हाँ तो तुम लोग यहाँ पर आए हो। और वो चैन को भी यही कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे मार दूं तो तुम अपनी गन नीचे फेंक दो। वो चैन अपनी गन को नीचे रखते हुए मन ही मन में कहता है कि इसे कैसे पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, जरूर इसके पीछे ना डॉक्टर के सिस्टम का ही कमाल है। तभी फिर वो चैन फुर्ती दिखाते हुए वो ही गन उस बंदे की तरफ फेंक देता है जिससे वो बच गया था। और उससे कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम ये ट्रिक मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था, तुमने अभी उसके लिए मुझे फोर्स किया, मुझे ये करना होगा। जबकि वो आगे से चिल्लाते हुए कह रही थी कि वो चैन अब उस बंदे की तरफ भागते हुए कहता कि तुम यहीं पर रुक जाओ, लेकिन तब तक वो ग्यादा को मार चुका था। तभी वो इसके करीब जाता है कि वो इसके ऊपर भी गन से फायर कर देता है। उन दोनों के ऊपर गन्स फायर करने के साथ ही फिर कहता है कि वेल तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, तुमने ऐसा देखा ना कर पाया। और वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, जब तुम दोनों मर जाओगे मैं तुम्हारी बॉडी को ज़रूर दफनाऊंगा। इनमें में आइकन उसके ऊपर अटैक करते तभी वो उसे भी पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे बारे में भी मुझे प्रोडक्शन मिली थी। तुम्हारे सर में पहले तो नाइफ घुसा हुआ ही है, अब मैं इसके अंदर 2-4 गोलियां भी उतार देता हूँ, देखता हूँ कि तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं। इसी के साथ ही वो गोलियों से उसे जल्दी कर देता है। इसी के साथ ही आइकन भी मारी गई थी। वो चैन ये देखते साथ ही उसे कहता है कि ये तो डॉक्टर का एल्गोरिथम है ना, क्या ये कंप्लीट हो चुका है। 71 कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, उसने प्रिडिक्ट किया था वो तो अभी तक सच हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। तो वो चैन कहता है कि क्या सुपर पावर्स, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर कहता है कि मेरे पास यही तो एक अच्छी चीज़ है, और फिर वो उस टाइम को रिसेट कर देता है। थोड़ी देर के पहले ही ये फिर उस दरवाजे के बाहर पहुंच गया था और ज्ञाता को कहता है कि वेल तुम्हारे पास ये जो गन है ना, इसमें से बुलेट्स बाहर निकाल लो। तो ज्ञाता हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो भूचैन, हम एक किलर के साथ डील करने जा रहे हैं और मैं भला अपनी बुलेट्स कैसे निकाल सकती हूँ। भूचैन कहता है कि ज्ञाता तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। तो इसी के साथ ही फिर ज्ञाता अपनी गन में से बुलेट्स बाहर निकाल देती है। और फिर आगे वाला सीन वैसे ही चलता है जहाँ पर उसे पकड़ लिया गया था और वो कह रहा था कि तुमने इसके लिए मुझे मजबूर किया। वो फिर जैसे ही इस पर फायर करता है कि उसमें तो गोली थी ही नहीं, इसे देखकर वह तो हैरान ही रह गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए चना के बढ़ते हुए अपने पाँव से उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। और फिर इतने जोर से उसे घूंसे मारे जा रहा था और कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स है, अब तुम्हारी सुपर पावर्स कहाँ गई। आगे से वो कहता है कि मैंने उसके बारे में तुमसे कब कहा था कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। जबकि साइड पर खड़ी हुई ज्ञाता मन ही मन में कहती है कि वेल भूचैन ने प्रिडिक्ट किया था कि 71 मुझे शूट करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये प्रिडिक्शन थी? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि भूचैन फ्यूचर देख सकता है। लेकिन वो फ्यूचर देख सकता है, ये बात पॉसिबल कैसे हो सकती है। भूचैन फिर उसे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर के एआई एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थी फ्यूचर के बारे में। तुम ये बात तो जानते थे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुमने आखिर हेनरी को क्यों मारा। 71 उसे कहता है कि उस फैट गाय के बारे में डॉक्टर के आई एल्गोरिथम ने मुझे बताया था कि वो मेरे लिए हाई लेवल का थ्रेट है, इसलिए मैंने उसे निपटाने के बारे में सोचा और उसे मार दी ताकि फ्यूचर में मेरे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट ना हो। और फिर मन ही मन में यही कहता है कि मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, तभी यहाँ से भागने का मेरे पास चांस होगा। जबकि वो चैन मन ही मन में कहता है कि ये डॉक्टर का जो एआई एल्गोरिथम है ना, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर में और कितना प्रिडिक्ट कर सकता है। जबकि जो मेरे पास टाइम रिवर्सल है ना, उसकी वजह से मैं असली फ्यूचर को भी चेंज कर सकता हूँ। वो तो इसी के बारे में सोच रहा था कि तभी 71 वहां से भागते हुए कहता है कि मैं बाद में तुम्हारे साथ स्कोर सेटल कर लूंगा, मेरे पास एक अच्छा चांस है यहाँ से भागने का। कि तभी आइकन भी उसी का वेट कर रही थी और वो उसके ऊपर झपट पड़ती है और उसे पानी में लेकर कूद जाती है और उसे मार देती है। याद ये देखते साथ ही हैरान होते हुए कहती है कि आइकन ने फाइनली अपने मास्टर का बदला ले लिया। जबकि वो चैन उसे बताता है कि असल में वो जिस लाइव थ्रेट को मेंशन कर रहा था ना, वो आइकन की बात कर रहा था, देखो अब आइकन के हाथों ये मारा गया।
वो चैन फिर जिस कमरे में डॉक्टर क्या था ना, उसे देखते हुए कहता है कि वेल, मुझे ये बात तो यकीन नहीं आ रही कि इसे बाहर से अंदर आने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, बल्कि इसे इसलिए बनाया गया कि डॉक्टर यहाँ से बाहर ना जा सके। और इसी के साथ ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारें वगैरह भी लगाई गई थी। और वो ज्ञादा को बताता है कि अगर डॉक्टर बाहर आने की कोशिश करेगा, इसी के साथ ही एक धमाका होगा और डॉक्टर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर वो दरवाज़ा ओपन करता है तो देखता है कि डॉक्टर एक कोने में पड़ा था और कहता है कि डॉक्टर, ये क्या तुम हो? कि डॉक्टर ज्ञादा को देखते साथ ही उसके साथ चिपकते हुए उसे कहता है कि उसने मुझे बहुत मारा, उसने मुझे खाना तक नहीं दिया, मैं बाहर लोगों के साथ बात नहीं कर सकता था, मैं कोड नहीं लिख सकता था, मेरे में कोई भी इंस्पिरेशन बाकी नहीं बची थी। कि वो चैन डॉक्टर हॉफमैन को कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम हमारे साथ चल रहे हो, चलो अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये फिर मिस्टर बेलक से मिलने के लिए पहुँच चुका था और मिस्टर बेलक इसे कहते हैं कि हमारा मिशन सही रहा तो इसके लिए चेयर्स तो बनती ही है। वो चैन उसे कहता है कि ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर हॉफमैन और जो हैरीमैन फैमिली है ना, इन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं और ऊपर से उसने आपकी ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर बेलक फिर अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर का एल्गोरिथम हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद ही हम उन एरियाज में इसका इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हम दुनिया को आगे बढ़ा पाएंगे। वो चैन उसे कहता है कि वेल, मुझे उम्मीद है कि आप इस सब का ना सही से इस्तेमाल करेंगे और गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिस्टर बेलक उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जब भी मैंने कोई गलत रास्ते का इस्तेमाल किया तो तुम जिसने प्रोपेगेटर की तरह मार दिया, मुझे भी मार देना। तभी फिर मिस्टर बेलक को कुछ याद आता है और वो फिर वो चैन को बताता है कि यही कुछ कुछ पहले दिन की बात है ना, एक लोअर क्लास की लड़की यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी और उसने कहा था कि तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम है और जाने से पहले तुम उससे ज़रूर मिल लेना। तो ये सुनते साथ ही वो चैन कहता है कि ये ज़रूर केसी ही होगी। और तभी ये फिर केसी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वो सामान पैक कर रही है, तो उसे कहता है कि तुम कहाँ जाने का प्लान बना रही हो। जबकि केसी वो चैन को देखते साथ ही कहती है कि वो चैन, क्या ये तुम हो? और वो जल्दी से जाते साथ ही उसके साथ चिपक जाती है और उसे कहती है कि तुम सडनली कहाँ गायब हो गए थे, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। जबकि वो चैन केसी को कहता है कि तुम्हारी इंजरी के बारे में क्या है, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? तो केसी उसे अपनी इंजरी दिखाते हुए कहती है कि बस अब इंजरी ही बाकी बची है, उसके अलावा मैं बाकी ठीक हो चुकी हूँ। वो चैन फिर उसे प्रेस के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने प्रेस को ठिकाना लगा दिया, इसलिए तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो केसी से फिर से चिपकते हुए कहती है कि तुम्हारी मेरे साथ मीटिंग होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद से मेरी दुनिया ही बदल गई है। वो तो इसके साथ रोमांस करना चाहते थे, तो वो चैन उसे कहता है कि तुम्हारी इंजरीज अभी अभी हील हुई हैं, मेरे ख्याल में ये सही नहीं रहेगा। जब भी उसे बेड के ऊपर लिटाते उसे कहती हैं कि इस बातों से अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चैन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे सबसे फ़र्क पड़ता है। तभी इसी के साथ ही वो दोनों फिर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब अगली ही सुबह जैसे इसकी आंख खुली थी तो देखता है कि वहाँ पर तो ज्ञादा खड़ी है और कहते हैं कि वो चैन, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? ये ज्ञादा को देखते साथ ही हैरान रह जाता है। फिर ज्ञादा उस पर गुस्सा करते उसे कहते हैं कि मैंने कल ही एक लग्जेरियस प्रेसिडेंशियल सूट तुम्हारे लिए बुक किया था, तुम्हारा सारी रात वेट करती रही लेकिन तुम नहीं आए और मुझे फिर अकेला ही सोना पड़ा। इस रूम को चेक करते हुए कहती कि यार ये रूम कितना गंदा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें इस तरह के रूम्स पसंद हैं। वो चैन तभी अपने तकिए के पास देखता है तो वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी थी। ये फिर ऐसे उस लेटर को पढ़ता है जहाँ पर केसी ने उससे ये कहा था कि वो चैन, मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात होना एक अच्छी बात है, बाद में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मुझे अब इस दुनिया में किसी और कोने में जाना पड़ेगा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्फनेज में मैं बाकी बच्चे थे वो अपना अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और ये दुनिया छोटी है, मुझे उम्मीद है कि कभी हमारी दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह पर तो गुड बाय कह नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हारे लिए लेटर छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ केसी। ये पे लेटर पढ़ने के साथ ही वो ज्ञादा को कहता है कि ज्ञादा, मेरा अब चाइना वापस जाने का टाइम आ चुका है। ज्ञादा से कहती है कि वेट, तुम अभी अभी जा रहे हो, अभी अभी तुम्हारी मुलाकात हुई है, मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाया, तो ये कैसे हो सकता है? वो जानवर उसे हाथ करते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका में तुम ही मेरी दोस्त हो, जब मैं अमेरिका में आऊँगा तुमसे मिलूंगा और बाद में फिर तुम्हारे फ्रेंड से भी मिल लूँगा। इस बात से तो वो टमाटर की तरह लाल ही हो जाती है और कहती है कि सच में तुम फ्यूचर में मुझसे मिलने के लिए आओगे? यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, ये एरोप्लेन में बैठे तभी से याद आता है कि मिस शियांग भी अमेरिका में ही रहती है और मुझे बस उम्मीद है कि वो और ज्ञादा कभी आपस में ना मिलें, वरना फिर मेरी खैर नहीं। और इसी के साथ ही फिर हम श्याओ भाई को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रही थी और वही उसने मेड वाले कपड़े पहने थे। उसने असल में वेंटिलेशन के लिए विंडो ओपन की थी, उसकी वजह से काफ़ी सारा डस्ट अंदर आ चुका था और ये 2 ही दिन में हुआ था। फिर ये अपने मन मन में सोचने लग जाती है कि तभी ही वो चंद दरवाजे से एंटर होगा, मैं सफाई कर रही होंगी
और मुझे सर देखते साथ ही मुझसे चिपक जाएगा और कहेगा कि तुमने तो बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। और मैं भी उससे कहूँगी कि मैंने अभी तक शावर नहीं किया। लेकिन वूचेन इस बात को लेकर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तो अपनी दुनिया में मगन थी, तभी रियल वाली दुनिया में वूचेन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या खुद से बातें किए जा रही हो। फिर उसके ड्रेस को देखते हुए कहता है कि लिटिल हुआ, तुमने आखिर इस किस्म का ड्रेस क्यों पहना हुआ है। इस बात का जवाब तो लिटिल हुआ के पास नहीं था, वो काफ़ी कंफ्यूज थे और उसके हाथ से झाड़ू भी नीचे गिर जाता है। और फिर उसे कहती है कि तुमने तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अमेरिका में जा रहे हो, तुम्हें वहाँ पर काम है, तुम जल्द से इस रात के इस वक्त वापस कैसे आ गए। तो वो चैन फिर उसे सारा किस्सा बताने लग जाता है कि किस तरह उसने इस सब में मैरी की हेल्प ली और फिर हुआ भाई की जान को बचाया। तो वो फिर कहती है कि अच्छा, तो मेरी वजह से तुम इतनी ज़्यादा मुसीबत में फंस गए। तो वो चैन उसके इस बात का जवाब देने के बजाय बल्कि कहता है कि तुम तो मुझे बताओ कि रात काफ़ी देर हो चुकी है ना, तो तुम ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। हुआ भाई उससे कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो कि मैं कोई गरीबी सी लड़की हूँ। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो सफाई कर रही थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि मुझे उतारने पड़ गए। और इस सब की वजह से वो शर्माते हुए टमाटर की तरह लाल हो जाती है। और वो फिर उसे ये भी बताती है कि घर में कोई नहीं था, मुझे क्या पता था कि रात के इस वक्त तुम आ जाओगे, तो इसलिए मैंने ये कपड़े पहनकर सफाई करना शुरू कर दी। तो वो फिर आगे से कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अपने घर की बजाय इस घर में क्या कर रही हो। हुआ भाई आगे से खुश होते हुए कहती है कि असल में बात ये है कि एक दिन ना मैं तुम्हारे घर पर आई थी, तभी एक छोटी लड़की को देखती हूँ और उससे मैं पूछती हूँ कि वो आखिर इस घर में क्या कर रही है और उसके बाद इस घर की चाबी कैसे हो सकती है। जिस पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और उसे ये कहती है कि मेरी मॉम ने असल में मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं टीचर वो के घर पे जाकर ना उसकी विंडो को ओपन कर सकूँ ताकि अंदर ज़्यादा बदबू ना फैले। कि उसे ये देखते साथ ही वो कहती है कि तुम तो स्टूडेंट हो ना, तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए, इस तरह के काम ना तुम मेरे जिम्मे छोड़ दो। जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं तो इस बात को लेकर माइंड नहीं करूँगी, तुम मेरी मदद कर रही हो, लेकिन बताओ तो सही तुम हो कौन। ये कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर की ना अच्छी अच्छी दोस्त हूँ। तो वो लड़की फिर हुआ भाई को कीज देते हुए उससे कहती है कि वेल, तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, ये बात तो मैं जान चुकी हूँ। ये मैं तुम्हें की दे रही हूँ, जब मेरी मॉम इसके बारे में पूछे तो तुम बता देना कि सारी सफाई मैंने की थी। और प्रेजेंट के सीन में उनकी ये बातें सुनने के साथ ही वो कहता है कि अच्छा अच्छा, वो लड़की असल में शीन थी। जबकि हुआ भाई उससे यही कहती है कि मुझे तो उसका थैंक्स कहना चाहिए, उसकी वजह से मैं तुम्हारे घर पे आ जा सकती हूँ। वैसे भी दिन के वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरी अपनी बहन के साथ काम जो होते हैं, और रात के वक्त मैं यहाँ पर सफाई सुथराई करने के लिए आ जाती हूँ। वो चैन उसे कहता है कि तुम जैसा कि सिख हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, और एल्डर तो ने भी मुझे यही कहा था कि मैं तुम्हारी रिकवरी के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दूँ। हुआ भाई उसे बताती है कि असल में ना तुम्हारे काम करने से ना मुझे ज़हनी काफ़ी सुकून मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो वो चंद कहता है कि हाँ हाँ, मैं समझ चुका हूँ और इसके लिए मैं खुश भी हूँ। तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, क्या उसे सबके बारे में पता है कि तुम रात को कहीं बाहर होती हो। हुआ भाई कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बहन को इसके बारे में नहीं पता और तुम भी उसके बारे में कुछ भी मत बताना। और फिर मन मन में कहने लग जाते कि इसने अभी कहा कि मैं ये जो काम कर रही है इससे काफ़ी खुशी हुई है, इसका मतलब है कि ये मुझे लाइक करता है। और फिर मन ही मन में फिर कहानी सोचते हुए कहती है कि वो फिर इस बात को लेकर मेरे साथ रोमांस करेगा। इन्हीं बातों को सोचते साथ ही ये फिर वो चैन के साथ चिपकते हुए उसे कहती है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और फिर मन मन में ये भी सोचने लग जाती है कि इसके बाद फिर हम दोनों और रोमांस करेंगे। लेकिन वो ये सब कुछ मन ही मन में कह रही थी, तभी वो उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, ज़रा ऊंचे से कहना। तो वो पीछे हटते हुए रोना शुरू करते हुए मन ही मन में बना लेती है कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं इसके क्लोज से ही मेरे साथ रोमांस कर सकती, इसने मेरे साथ रोमांस नहीं किया। अभी तो इसके आंसू दारों कतार निकलने शुरू हो जाते हैं और वो ये कह रही थी मुझे लाइक नहीं करता, हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। जबकि वो चैन कहता है कि यार ये सच में खुद से क्या बातें कही जा रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हुआ भाई नीचे गिरने वाली थी, तो ये गिरने से उसे बचा लेता है। फिर उसे बेड के ऊपर लिटा देता है और आधे घंटे के बाद फिर उसके कपड़े वगैरह भी डाल देता है। और इतने में उसकी बहन भी आ जाती है और फिर वो बताती है कि जैसा कि वो सो चुकी है, तो वो चैन है, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। दोनों फिर साइड पर बैठे थे कि तभी बूचन उससे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन कितनी बीमार है मिस हुआ, तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए तुम्हें कोई बंदा रखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। मिस हुआ उसे चाय देते हुए कहती है कि जब से वो उठ गया है और उसे पता चला है कि तुम उसके किस तरह ट्रीटमेंट करवाया, तो उसके बाद से ही ना वो ऐसे ही हो गई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो चैन उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जब वो घर की सफाई कर रही थी और मैंने सफाई करने से उसे रोका, इसी के साथ ही वो इमोशनल हो गई और बेहोश हो गई।
मिस हुआ कहती है कि हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। और उससे फिर वो पूछती है कि मैंने सुना था कि तुम अमेरिका में गए थे, कोई काम वगैरह था, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे? कि वो चैन फिर उसे अमेरिका में होने वाली सारी घटनाएं बता देता है। मिस वही सुनने के साथ ही कहती है कि मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे साथ सब कुछ हो जाएगा। और फिर टमाटर की तरह लाल होते हुए मन ही मन में कहती है कि ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल है, वहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी देखो ये कितना कामली मुझसे बात कर रहा है। तभी वो फिर अपने इस ख्याल को ज़हन से निकालते हुए कहती है कि हुआ भाई अभी अभी भी बीमार है, मैं सबके बारे में नहीं सोच सकती, मुझे बहन के बारे में पहले सोचना हो चाहिए। और फिर वो उसे कहती है कि तुम अगर यहीं पर हो ना तो हुआ भाई को देखने के लिए आ जाना, मुझे उम्मीद है कि जब वो तुम्हें देखेगी तुम उसके साथ दो ना तो इससे उससे काफ़ी रिकवरी में आसानी होगी। ये कहता है कि हाँ हाँ तुम फिक्र ही मत करो, मैं उससे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। और तभी हमें अगली सुबह देखते हैं कि हुआ भाई की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि हाँ ये तो बेड है, मैं अब अपने घर कैसे आ गई? तो इतने में दरवाज़ा ओपन होता है और वो चैन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गया था और उसे बताता है कि कल रात को वो बेहोश हो गई थी और मैं ही तुम्हें घर पे लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है, तुम करने के लिए आ जाओ ना। तो हुआ भाई आगे से अजीब सा फेस बनाकर उसे कहते हैं कि कल तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अब देखो सुबह सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर आ गए हो, तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? भोजन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तो बस ब्रेकफास्ट बना ही रहा था, सोचा तुम्हारे लिए ही बना दूं। तो हुआ भाई अपना मुंह साइड पर करते हुए उसे कहती है कि मैं तो ये ब्रेकफास्ट नहीं खाने वाली। भोजन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो हुआ भाई कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए करना है तुम वो करो, लेकिन तुम्हारे हाथों का बना हुआ मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। तो वो चैन फिर हुआ के पीछे बैठता हुआ उससे कहने लग जाता है कि लिटिल हुआ, तुम्हें इतना ज़्यादा स्टबर्न होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों नाराज़ हो, शायद इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर तुम खाना खाओगे तो इसके बदले में तुम्हें एक विश दे सकता हूँ। तभी ही हुआ भाई खुश होते उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम एक विश मुझे दोगे? वो चैन कहता है कि हाँ। तो अब तो उसकी शैतानों की तरह ऊपर से ना दो हॉर्न्स भी आ जाते हैं और उसे कहता है कि अब तुमने कहा ही है तो तुम्हें फिर विश को तो कंप्लीट करना ही है। कि उसे इस तरह देखते साथ ही भूचैन कहता है अच्छा, तो मैंने जब इस विश के बारे में बताया तो ये तो खुशी हो गई, तो इसका ये मतलब था। और उसकी विश ये थी कि वो इसे नहलाना चाहती थी। ये फिर जैसे ही उसे बात में ले जाती है, उसे नहला रही थी और उसे यही कहती है कि मैंने सुना था कि असल में एक स्नेक्स के पूल में तुम खड़े रहे, वो भी कुछ दिनों तक। ये तो सच में काफ़ी अच्छी बात है, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, इसलिए अब रिपे करने का वक्त आ चुका है। तो ये सारी बातें करते साथ ही ना उससे पीछे से चिपक भी जाती है और फिर मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि जब मैं स्कूल में थी ना उस वक्त मैं कुछ फिल्म वगैरह देखती थी, उसमें 2 या 3 परफॉर्मर्स होते थे। ये फिर एक चीज़ के ऊपर कुछ तेल वगैरह डालते हुए कहती है कि मेरे ख्याल में इस तरह ही इसे काम करना है और इसी के साथ ही फिर ये अपनी दुनिया में गुम हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसके बाद ही हम दोनों रोमांस करेंगे और वो चीज़ मुझे कहेगा क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? अब इसकी वजह से वो फिर से एक दफ़ा लाल से टमाटर हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ही फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन ये मार्केट में घूम फिर रही थी और खुद से गुस्सा करते हुए कहती है कि कल मेरा वो जो मोमेंट था काफ़ी एम्बैरेसिंग था, मैं दोबारा से बेहोश हो गई। अब मुझे खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा, ये काम दोबारा ऐसा ना हो। तभी वो फिर एक कपड़ों वाली शॉप के पास से गुजरते हुए कहती है कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ ना इसकी वजह से भूचन समझता है कि मैं एक बच्ची हूँ। तो क्यों ना मैं फिर इस तरह के कपड़े पहनूं जिसकी वजह से भूचन मुझे बच्ची न समझे। और फिर अपनी ख्याली दुनिया में मगन होते हुए ये सोचने लग जाती है कि वो मेरे पास आएगा और कहेगा तुम तो अब एक औरत बन गई हो, क्या मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ? तो आगे से मैं उसे यही कहूँगी कि इस सब के लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ। और ये सब के बारे में सोचते साथ ही फिर शर्माते हुए कहती है कि मैं बस उसे यही कहूँगी कि वो चैन मैं सबको हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ जेंटली पेश आना चाहिए। कि तभी उसकी ये आवाज़ वो यू रोंग ने भी सुन ली थी और वो उसे ये कहती है कि तुमने अभी क्या कहा वो चैन? तो हुआ भाई व्यू रोंग को देखते साथ ही कहती है कि तुम कौन हो? कि उसकी शॉप के बाहर एक लड़की खड़ी थी, उसे देखते साथ ही कह दिया कि ये तो मिस वू है। तो इस पर हुआ भाई कहती है कि अच्छा तो तुम मिस वू हो? तो वो जो रोंग से कहती हैं कि लगता है कि तुम अपनी खाली दुनिया में मगन हो, तो क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, बैठकर आराम से बातें करते हैं। आगे से फिर वो जो रोंग उससे ये कहती है कि तुम मुझे सीधा-सीधा बताओ ना कि तुम वो चैन की न्यू लिटिल लवर हो और तुम इसके बारे में मुझसे बताने के लिए आई हो और शो ऑफ करने के लिए आई हो। हुआ भाई तो इतना सुनने के साथ ही घबरा जाती है और उससे कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तो वो जो रोंग इसी तरह घबराते देखते साथ ही मन मन में कहती है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई होगी, क्योंकि इसकी हालत देखते साथ मुझे ये बात तो समझ में आ गया कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, तो ये फिर क्या करने के लिए यहाँ पर आई है। हुआ भाई फिर वो जो रोंग को बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है हुआ भाई,
मैं असल में वो चैन को लाइक करती हूँ और वो मेरे से भी अच्छा का पेश आता है। मैं बस यहाँ पर अपनी लुक को चेंज करने के लिए ताकि उससे मैं उसके टेंशन को हासिल कर सकूँ। क्योंकि इन कपड़ों में देखकर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे में कोई भी इंटरेस्ट रखता है। शायद कपड़े चेंज करूँ तो वो मेरे में इंटरेस्ट लेने लग जाए। हुआ भाई का नाम सुनने के साथ ही फिर इसे ली रूबिंग की बात याद आ जाती है, जिसमें ली रूबिंग उसे ये बता रही थी कि मैंने इस मीटिंग में जितनी भी औरतों को बुलाया है, इसमें तो अभी मिस हुआ नाम की 2 लड़कियां शामिल ही नहीं हैं। तो वो जो रॉन्ग फिर मन मन में ये कहने लग जाते कि हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया, ली रूबिंग ने जब लड़कियों की मीटिंग बुलाई थी उस वक्त 2 हुआ नामी लड़कियों को बताया था। तो अच्छा, तो वो ये हैं। हुआ भाई फिर वो जो रॉन्ग को कहती है कि जैसा कि अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो ही गई है, तो मेरे पास कोई सवाल है, तो क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? वो जो रॉन्ग उससे कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है तुम वो मुझसे पूछ सकती हो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बात का जवाब देकर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इतना सुनने के साथ ही ना हुआ भाई तो एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहती है कि आपके बारे में ना मैंने रिसर्च की थी। उस रिसर्च में मुझे ये बात पता चली कि जब आप और ली रूबिंग आपस में मिलती हैं ना, तो आपके दोनों के दरमियान ना एक दुश्मनी सी शुरू हो जाती है। शायद वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि वो चैन के दिल में आपके लिए जगह है। इतना सब कुछ होने के साथ ही तो वो जो रोंग के तो दिल में लड्डू ही फूट जाते हैं। आप जगह पर खड़े हो तो उससे कहती है कि तुम ये जो कह रही हो ना, वो बिल्कुल सही कह रही हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारी इस बात की वजह से ना मुझे एक हार्मनी सी फील हो रही है। वो अब इसी तरह चलते-चलते हुआ भाई के करीब पहुँच जाती है, तो हुआ भाई उससे कहती है कि ठीक है, तो मुझे बस ये बताओ कि आखिर वो चैन को क्या पसंद है? क्या उसे कोई सॉन्ग्स, गेम्स या फिर कोई बुक्स वगैरह जिसमें उसे इंटरेस्ट हो? कि वो जो रॉन्ग फिर मन ही मन में कहने लग जाती है कि ये कैसे सवाल पूछ रही है, इसके जवाब तो मैं भी नहीं जानती और मैं भी वो चैन से इन जवाबों के बारे में जानना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे वो कब मौका मिलेगा, मैं उसे सच में अपने दिल से जानना चाहती हूँ। वो उसको जवाब नहीं दे पाती तो इस पर हुआ भाई उससे कहती है कि इसका मैं क्या मतलब समझूं। तो वो रंग उसे कहती है कि लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पर बैठो तो सही। उसे फिर टेबल के ऊपर बिठाने के साथ ही खुद भी बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुमसे सीधी सीधी बात करूंगी और सीधी बात यही है कि इस सब के जवाब मुझे नहीं मालूम। मैं भी चाहती हूँ कि वो चैन के बारे में जानूं जिस तरह वो चैन मेरे के बारे में जानता है, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। और मेरे लिए हैरानी की बात यही है कि मेरा कोई भी सीक्रेट उससे छुपा हुआ नहीं है। मैंने भी उसके बैकग्राउंड को चेक करवाया था, मुझे उसके बारे में कुछ तो बातें पता है, लेकिन इस सबके बारे में मुझे भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और हाँ, कुछ तो इन सिंक मूवमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में पता लगा सकती हूँ कि वो चैन मेरे से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आगे से वो कहती है कि हाँ, आपकी बात समझ गई। ये फिर उसे बताती है कि मेरे ख्याल में ना उसे पावर चाहिए, पैसा चाहिए और औरतें चाहिए। और जैसा कि मेरा भी यही ख्याल है तो उसका भी यही ख्याल होगा। और फिर मन-मन में कहने लग जाती है कि वो चैन के पास इतने पैसे हैं कि उसने टेन्स ऑफ बिलियंस तो मुझे दे दिए हैं, मतलब उसके पास पैसों की कमी नहीं है। जहाँ तक औरतों की बात है तो मैं अपने दोनों हाथों की फिंगर्स का इस्तेमाल करके भी काउंट करूँ तो मेरे ख्याल में उसके पास जो औरतें हैं उससे ज़्यादा ही होंगे। और इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ के घर की बात करूँ तो इसके ली और लियो क्लैंस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। अबराड की बात करूँ तो कतरी प्रिंसेस के साथ भी इसका चक्कर चल रहा है। इसके अलावा मोनेगैस की प्रिंसेस के साथ भी इसका चक्कर चल रहा है। ये अभी-अभी अमेरिका गया था, अमेरिका से वापस आया तो मेरे ख़्याल में वहाँ पर भी इसके किसी न किसी के साथ चक्कर ज़रूर चला होगा। फिर इन्हीं बातों को सोचने के साथ ही ना वो उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि अब से ना तुम मुझे मिस नहीं कहोगे, बल्कि तुम मुझे ना रॉन्ग कहकर पुकार सकती हो। तुम मेरे लिए कोई भी आउटसाइडर नहीं हो, तो तुम भी मुझे अपना आउटसाइडर मत समझना। और जिन सवालों के जवाब तुम चाहते हो, उन सवालों के जवाब मुझे भी चाहिए, तो इसके लिए ना हम अपनी टीम बनाएँगे। तो आगे से वो कहती है कि हाँ, मिस ठीक है। वो जो रॉन्ग आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि जैसा कि हम दोनों ही उससे डीपली लव करते हैं, तो उसकी हर मूवमेंट के ऊपर नज़र रखेंगे कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और उसके बारे में हम दोनों इंटेल भी शेयर कर सकते हैं। और मैंने तुम्हें पहले कहा है ना कि तुम मुझे मिस मत कहो, तुम मुझे सिस्टर रॉन्ग कहो। उसी के साथ ही फिर उसे अपने साथ चिपका लेती हैं। तो ये कहती है कि हाँ हाँ सिस्टर रॉन्ग, आपकी बात समझ गई। जबकि वो जो रॉन्ग अपने मन मन में ये कहने लग जाती है कि जहाँ तक मैं ली रूबिन की बच्ची के बारे में जानती हूँ ना, जितनी भी वो चैन के पास औरतें ज़्यादातर ली रूबिन की साइड लेती हैं। मेरे पास सिर्फ थर्ड यंग मैडम ही है। और अब उसके अलावा मेरे पास अगर ये आ जाएगी तो इससे मेरा पलड़ा भी भारी होना शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये ली रूबिन के हाथों लग जाए। और बाद में यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ये बताता है कि जब वो जो रॉन्ग हुआ भाई आपस में बातें कर रही थी, उसी वक्त दिंग फैमिली की मीटिंग चल रही थी। जब दिंग फैमिली का बॉस बाकी सभी लोगों को बता रहा था कि जो हमारी फैमिली के ओवरसीज डिवीजन है ना,
उसे कुछ सेटबैक्स तो मिले हैं, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक के सेटबैक्स को देखें तो वो इतने भी ज़्यादा नहीं है। हमारा जो लॉस था वो कवर हो चुका है। हमारे पास स्पेशली अगर मैं स्पेयर हेडिंग की बात करूँ तो उसकी जो फर्स्ट स्ट्राइक है उसे इंटरनल ओवर कंपटीशन में पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इतना ही नहीं, अभी सबकी वजह से हमारे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल टाइमिंग है, जियोग्राफिकल एडवांटेज भी हमारे पास ही है, हारमोनियस कंडीशंस भी हमारे साथ ही दे रही हैं। तो इसकी वजह से हम दिंग फैमिली को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। हमारा जो ग्लोबल मोमेंटम है उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये बात अनाउंस करने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि अब से ना जो यहाँ का ओवरसीज डिवीजन है उसका इंचार्ज मैं हूँ, लेकिन जो डोमेस्टिक डिवीजन है उसका इंचार्ज दिंग रुइलोंग है। कि दिन रुइलोंग ये सब कुछ होने के साथ ही मन मन में कहता है कि अब मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पहले से 100 गुना बढ़ गई हैं, तो भूचंद के बच्चे अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ली रूबिंग तो मेरी होकर रहेगी। और बिल्कुल इसी समय फिर हमें ली रूबिंग के घर दिखाया जाता है जहाँ पर वूचेन और ली रूबिंग रोमांस कर रहे थे। रोमांस करने के बाद ही फिर वूचेन बाहर देखता है तो कहता है कि मेरे ख्याल में बादल आ चुके हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।